हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबके एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए क्यों ना अप्लाई किया हो। तो आज की वीडियो में आपको केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस दिए जा रहे हैं, जहां आप देखेंगे कि वहां से प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 100% तो किसी को श्योर नहीं होता कि आपके क्वेश्चन ये आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये जो एरियाज़ हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, यहाँ से मैक्सिमम टाइम जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ करते हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ एक है, आपको 2 या 3 वीडियो और इसके मिलेंगे जिसमें आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक रखे गए हैं जनरल अवेयरनेस के, जिस एरिया से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक बात और है, इसको आप रिवीजन और प्रैक्टिस के तौर पर देखेंगे। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आपको शुरू से ही पढ़ने चाहिए था, और बुक से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आज आपको दी जा रही हैं, इसकी PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएंगी। और साथ ही एक बात और बता दूं कि आप सभी लोग इसको स्पीड को इंक्रीज़ करके सुन लीजिएगा एक बार, ताकि आपको सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। फिर उसके बाद आप चाहें तो PDF से पढ़ लें। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहीं से पढ़ना है। सिलेबस आपके हाथ में है, बता दिया गया है। कहीं से भी पढ़िए, जहाँ से भी पढ़ना हो, लेकिन आप सिलेबस को कवर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा GK GS पर फोकस करिएगा। तो जो टॉपिक है ये कहीं अलग से नहीं है, आप भी कहीं ना कहीं बुक में पढ़ते होंगे। मैंने भी वहीं से कलेक्ट किए हैं ताकि आपको आसानी से एक जगह पे कलेक्शन मिल सके। तो उसमें सभी तरीके के क्वेश्चन होंगे, आपके हिस्ट्री के, साइंस के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर चीज़ को मिक्स किया गया है। तो आइए देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि प्रमुख उपकरण और उसके रूपांतरण से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। जैसे पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है निम्नलिखित में से कौन, या पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देगा ऑप्शन विद्युत बल्ब, विद्युत मोटर, विद्युत लाउड स्पीकर दे दिया, डायनेमो दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए ये फैक्ट। तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। जो एग्ज़ाम आप लोग देते हैं, जो अभ्यर्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंटिन्यू देते रहते हैं, उनको पता होगा कि इस एरिया से प्रश्न बनते हैं साइंस के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे विद्युत बल्ब। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित यानी बदलने का काम किसका है? विद्युत बल्ब का है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? तो विद्युत हीटर करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करेगा? तो लाउड स्पीकर करता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन रूपांतरित करेगा? तो विद्युत मोटर। उसी प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन? डायनमो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायनमो, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला देखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में ऊर्जा में कौन बदलता है? तो मोमबत्ती। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा? तो मोमबत्ती, कैंडल जो होता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो माइक्रोफोन करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? तो सोलर सेल करता है। देखिए, ये जो आप पढ़ रहे हैं रूपांतरण, ये कोई बड़ी अलग सी चीज़ नहीं है, समझने की कोशिश करिए। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल लगाए जाते हैं। आप देखते होंगे गांव में या शहरों में भी अब छतों के ऊपर सौर ऊर्जा के लिए सोलर लाइट लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूर्य से क्या करता है, अपने को चार्ज करेगा, फिर उसी से आप क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसी से तो फिर हम लाइट का इस्तेमाल, बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे माइक्रोफोन लिखा था, तो क्या है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। माइक्रोफोन आप लोग यूज़ करते होंगे, तो आपकी ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो कौन? माइक्रोफोन। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो विद्युत सेल। और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो सितार। सितार जो बजाते हैं उसमें तार लगे होते हैं, आपने देखा होगा। तो वही चीज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट रहा साइंस के फैक्ट से, इसको याद करिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जो ये चीज़ें आपको दी रही हैं, दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताए होंगे, पहले भी दिए होंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ रिवीजन के तौर पे चीज़ों को देखते चल रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करेंगे। आपको पता है कि वर्तमान समय में अगर बात करें कि कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको पता है कि आपके 395 से ज़्यादा है, लगभग 400 के समथिंग है अनुच्छेद। तो सभी तो रटने नहीं है और हो भी नहीं सकता किसी को भी इतना याद। तो हम केवल मेन चीज़ों को देखेंगे। और टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं। लेकिन अगर हम सब जो उसके पार्ट हैं भाग को अगर ऐड कर दें तो टोटल 25 भाग हो जाते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में जब आए तो आपको केवल 22 भाग पर ही ऑप्शन को सही करना है। ठीक है, आइए देखते चलते हैं।
अनुच्छेद एक किससे संबंधित है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? मतलब आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि अगर डायरेक्ट अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? तो जो 12 से 35 तक आर्टिकल हमारे दिए गए सब में एक विशेष अधिकार उसमें प्राप्त हैं, ठीक है, 12 से लेके 35 तक में सभी में। लेकिन अगर ऑप्शन में कोई अधिकार का नाम न देके डायरेक्ट पूछे कि अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है, ऑप्शन दे दिया जाए मूल अधिकार से, संघ के नाम से, नए राज्यों के प्रवेश से या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या कहोगे? मूल अधिकार से, ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं। आगे देखेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत उससे संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 19(1) क, ये क्या है? तो प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया जो होती है उससे की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिएगा जो अनुच्छेद वो भी रिपीट होते हैं जो कि उसके सब आर्टिकल्स होते हैं। जैसे कोई भाग हो उसमें एक भाग ऐड कर दिया जाए तो वही सब आर्टिकल होते हैं। जैसे अनुच्छेद हमारे 395 कैसे हैं या उससे ज़्यादा बढ़ते कैसे जा रहे हैं, ओरिजिनल में जो आपके अनुच्छेद बनाए गए हैं उतने ही, बस उसमें हम लोग सब आर्टिकल ऐड करते जाते हैं। जैसे कोई संशोधन हुआ कुछ, तो जैसे देखिए पहले सिर्फ 19 रहा होगा, फिर 19(1) आया, फिर 19 क आया, फिर 19 ख आया। इस तरीके से हम जोड़ते चले जाते हैं जैसा हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ती है। संविधान में चीज़ें चेंज होती रहती हैं और अभी भी हो रही हैं वर्तमान समय में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, मतलब सभी को जीने का अधिकार है, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 और 24 में कन्फ्यूज़न होता है, दोनों में अंतर है। देखिए बाल श्रम निषेध है और बाल श्रम निषेध है, दोनों चीज़ें तो यहाँ लिखी सिमिलर है, लेकिन इसमें यह है कि जो अनुच्छेद 23 है आपका कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मतलब आपने सुना होगा कि कारखाने में काम आप नहीं करा सकते हैं, किसी होटल पे मजदूरी नहीं करा सकते हैं अगर बच्चा 14 वर्ष से कम है तो, और अनिवार्य शिक्षा के लिए फिर बताई गई हैं चीज़ें, आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो वहाँ पर चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है बच्चों के काम से संबंधित है, मतलब उनको कारखानों में या कोई जोखिम भरा काम नहीं दिया जा सकता है अगर उनकी उम्र कम है, 14 वर्ष से कम है। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए ये चीज़ लागू होती है। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यानी DPSP जिसको आप कहते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। अनुच्छेद 40 किससे है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन से है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। अभी मैंने इसकी बात की थी निःशुल्क शिक्षा की, तो अनुच्छेद जो है 21 क में है। अनुच्छेद 51 क में क्या है? मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में ही बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 61 की बात करें, अनुच्छेद 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति है इसमें। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वर्तमान समय में, क्योंकि आपको पता है कि अभी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है और प्रधानमंत्री का पद इस समय चर्चा में रहा है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 के लिए। वैसे आपके चूँकि ऑफलाइन पेपर है तो पेपर तो पहले ही बन जाते हैं, लेकिन चुनावी माहौल तो तब भी चल रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 79 जो है संसद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 80 और 81 देखेंगे, दोनों में कन्फ्यूज़न मत होइएगा। देखिएगा अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा से है, जबकि अनुच्छेद 81 लोकसभा से है। तो राज्यसभा बड़ा होता है लोकसभा से, ठीक है। राज्यसभा स्थायी सदन है जबकि लोकसभा अस्थायी है। लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, हम नहीं भंग कर सकते, मतलब भंग होता है, ठीक है। तो लोकसभा भंग हो सकती है और राज्यसभा नहीं हो सकती। तो राज्यसभा जो है बड़ी होती है। तो याद रखिएगा पहले 80 आता है, बाद में 81 आता है। तो हम यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं तो 81 बड़ा है नो डाउट, लेकिन पहले कौन आया? 80, तो सबसे पहले बड़े वाले को देंगे तो राज्यसभा को। तो ऐसे याद करिएगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आगे देखेंगे अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 संबंधित है लोकसभा के विघटन से। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? संसद का संयुक्त अधिवेशन से। जो संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से बुलाया जाता है, तो वो आर्टिकल किससे संबंधित है? 108 से संबंधित है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 244 जो है किससे है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से है। अनुच्छेद
280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 330 जो है ये अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 ये जो लास्ट में आप पढ़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए अनुच्छेद 352 किससे है? आपातकाल का प्रावधान इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 356 किससे है? राष्ट्रपति का जो शासन लगता है उस पर उसके लिए प्रावधान बताए गए हैं। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान है। पूछा जाता है क्या भारत में कभी भी वित्तीय संकट का प्रावधान या वित्तीय संकट के लिए आपातकाल कभी लागू हुआ है? तो कभी नहीं हुआ है। 360 अभी तक कभी भी लागू नहीं हुआ है और भविष्य में कभी भी नहीं हो तो बहुत ही बेहतर है। आगे देखेंगे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, आप देखते हैं आए दिन कोई नए संविधान का प्रस्ताव पारित होता है, उसमें संशोधन किए जाते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत है ये सब चीज़ें? तो अनुच्छेद जो है 368 में है, ठीक है, 368 और 370 जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा। अब ये आपको पता है कि 370 को हटा दिया गया है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें अभी भी लागू हैं। अभी भी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं वनडे एग्जाम में कि 370 का तो जम्मू कश्मीर का दर्जा लिखा रहता है ऑप्शन में, तो आप लगा सकते हैं इसको, ठीक, ये सही होगा आपका। अगले में आइए देखें और क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, वर्तमान समय में टोटल हमारे 22 भाग हैं, लेकिन अगर हम सब भाग को जोड़ दें, जैसे देखिए भाग 4 क भी यहाँ पर है, तो इसी को सब भाग का, सब भाग का मतलब है कि ये पार्ट 4 है तो पार्ट 4 में इसके सब पार्ट को ऐड किया गया है, मतलब 4 है फिर 4 क हो गया या 4A हो गया, तो इसको कुल मिला देंगे जब जितने भी भाग हमारे बदले गए हैं बाद में, तो टोटल 25 भाग होंगे, लेकिन आंसर आप देंगे कितने? 22 भाग देंगे, ये आपका सही होगा। आइए देखिए जो इम्पोर्टेंट भाग हैं और उसमें उसको याद रखना है। जैसे भाग एक में क्या बताया गया है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। अभी हमने जब अनुच्छेद पढ़ा था तो एक में भी क्या था? संघ का नाम था, फिर दूसरे में आए तो था कि नए राज्यों का प्रवेश था। तो वही चीज़ है कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में भाग 1 के अंतर्गत एक अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है और इसमें संघ और राज्य क्षेत्र को बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के विषय में बताई गई है, अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार अभी हमने, या मूल अधिकार आप कह सकते हैं इसी को, 12 से 35 तक वर्णित है। भाग 4 की बात करें तो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि समय समय पर जैसे ज़रूरत पड़े आप उसका उपयोग कर सकते हैं और वो नियम बना सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है, यानी राज्य कोई काम नहीं कर रहा है, तो कोई भी नागरिक उसको जो है डीपीएसपी के मामले में, मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य के, उसको लेके आप कहीं भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि सरकार ये काम नहीं कर रही है, तो आप न्यायालय में मतलब नहीं जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। लेकिन मौलिक अधिकार जो आपके मूल अधिकार है उसका हनन होता है अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा, राज्य के द्वारा, यानी गवर्नमेंट किसी भी एम्प्लॉय द्वारा, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के विषय में ऐसा नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य को। मूल कर्तव्य पहले संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है, इसी वजह से 4 क में इसे ऐड किया गया। जो चीज़ें बाद में ऐड हैं आप देखेंगे उसको सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसीलिए भाग 4 क किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 क में पूरी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। आपको पता है जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर हर जगह, हर केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरी होता है सब जगह पे चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, डायरेक्ट गवर्नर के द्वारा वहाँ का शासन चलता है, या केंद्र सरकार जिस अधिकारी को नियुक्त करे उसके द्वारा होता है। तो वर्तमान समय में बात करें तो टोटल हमारे इस समय 28 जो हैं स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश 8 है। 28 और 8 याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भाग 15 में है निर्वाचन से संबंधित है, 324 से 329 तक। भाग 17 किससे संबंधित है? तो राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351। अगला देखेंगे भाग 18 जो है आपात उपबंध है इसमें, जिसमें 352 से 360 तक की बात कही। जैसे अभी हमने पढ़ा 352, 356, 360 अभी हमने पढ़ा था ऊपर, वही चीज़ है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो 368, ठीक है। तो जो आपको भाग बताया गया, अनुच्छेद बताया गया, या जो भी मैं आपको अभी दे रही हूँ प्रेजेंट टाइम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, आने वाला कोई भी एग्ज़ाम होगा आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी ये वीडियो। अगर आप पढ़े हैं, पहले से रिवीजन कर रहे हैं, तो अब अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है, अभी शुरुआत है आपकी, तो आपके लिए हो सकता है ना समझ में आए या टफ लग सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार से संबंधित कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसी को इसमें मेंशन किया गया है कि कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद को जो अधिकार है उसको कहा जाता है। जैसे समझिएगा, समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। मतलब अनुच्छेद जो 14 से 18 तक में पूरी बात कही गई है सिर्फ समानता के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 19 से 22 याद रखिए। जैसे अभी आपने पढ़ा था ना कि 19(1) में क्या था, मीडिया की स्वतंत्रता, 21 में थी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता थी मनुष्यों की, तो ये सारी चीज़ें थी। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 में है, अभी हमने पढ़ा। शोषण के विरुद्ध किसका अधिकार, बच्चों का, अभी आपने पढ़ा था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में विविधता हर जगह हर कदम पर देखने को मिलती है। सभी को अपने धर्म को के साथ रहने, जीने, खाने सभी को अधिकार है। तो ये सारी जो अधिकार मिलते हैं 25 से 28 में वर्णित हैं। आगे देखेंगे, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से 35 में जो है मेंशन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से 35 में वर्णित है। तो ये रहा पूरा मौलिक अधिकार, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। ये साइंस का आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है प्रमुख उपकरण एवं उसके कार्य। कुछ उपकरण हैं और उसके क्या काम है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए देखिए, जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर क्या है, ये सभी एक हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उपकरण हैं सभी। बैरोमीटर का प्रयोग क्या है, कुल मिला के वही चीज़ है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो बैरोमीटर का प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप लोग देखते ही हैं, हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लगाए होते हैं ना, वही है आपका स्टेथोस्कोप। अगला देखेंगे, कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ से क्या होता है, हृदय की गति की जांच की जाती है। और नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किस लिए यूज़ होता है, तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए होता है। रेनगेज, रेनगेज क्या है, वर्षा का मापन करने के लिए होता है। रिएक्टर स्केल क्या है, तो भूकंप की तीव्रता की माप के लिए है। लैक्टोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो दूध की शुद्धता की माप के लिए जो है लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। फेदोमीटर क्या है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करेंगे। एनीमोमीटर का प्रयोग क्यों करेंगे, हवा की शक्ति तथा गति की माप के लिए करते हैं। और हाइग्रोमीटर किस लिए होता है, वायुमंडल की आर्द्रता के लिए होता है। ये याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज आप हो सकते हैं। देखिए, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है, वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता के लिए है, जबकि हमने ऊपर पढ़ा था हाइड्रोमीटर। तो जब घनत्व की बात होगी, मतलब द्रव की अपेक्षित घनत्व नापेंगे तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा, और हाइग्रोमीटर कब होगा, जब वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाएगी। ये दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, और यही दोनों एग्जाम में जब आएगा तो दोनों ऑप्शन में लिखे रहेंगे, तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे, सिस्मोग्राफ क्या है, तो भूकंप मापी है यंत्र है। जैसे आपको जो पहले ही न्यूज़ चैनलों में सुनने को मिलता है कि भूकंप आएगा, इतनी तीव्रता से आ सकता है या आशंका है, ये सब कैसे पता चलता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है मापा जाता है, तब आपको पता चलता है। नेक्स्ट है सेक्टेंट क्या होता है, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप के लिए होता है। अमीटर क्या होता है, विद्युत धारा की माप के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। आमीटर कही है, अमीटर दोनों सेम है। ऑडोमीटर का प्रयोग पहियों द्वारा तय की गई दूरी। नेक्स्ट देखेंगे, क्रेस्कोग्राफ क्या होता है, तो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। टेकोमीटर वायुयान की गति को मापने के लिए। और स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग होता है रक्त दाब को मापने के लिए, स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा। आइए अगले फैक्ट को देखें, आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया है, जिस एरिया से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं या हमेशा सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक को रिवीजन के तौर पे आपके लिए लाया गया है। भारत के प्रमुख शोध संस्थान को देखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। नेक्स्ट है, अगला दिया हुआ है औद्योगिक विष अनुसंधान कहाँ है, तो लखनऊ में है। देखिए, औषधि भी मिलेगी लखनऊ में और विष भी मिलेगा लखनऊ में। मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ कि अगर याद करने का ट्रिक है ये, तो ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ है, नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, तो पुणे में है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता में। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो कटक में है। नेक्स्ट, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है या संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? तो शिमला में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान कानपुर में। दलहन के लिए याद रखिएगा कानपुर। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो ये भी कानपुर में है। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान कहाँ है? तो अहमदाबाद। वन अनुसंधान संस्था देहरादून। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ है? राजमुंदरी में है। अगला देखेंगे, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। देखिएगा, चमड़ा से कंफ्यूज नहीं होंगे, केंद्रीय पूछ रहा है तो कानपुर नहीं है, चेन्नई है। ठीक है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा में है। भारतीय लाख अनुसंधान कहाँ है? तो रांची में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है? गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था जो है पणजी में है। गोवा पणजी उसकी राजधानी है, वही है। और एक बात और याद रखिएगा, जितने भी स्टेट है सभी की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। लग तो रहा होगा बड़ा सिंपल है, लेकिन आ जाता है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा एक बार। आगे देखेंगे, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? तो बंगलौर में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? तो हैदराबाद में है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो याद होनी चाहिए, जैसे स्टेट की राजधानियाँ आपको याद हो, और हर जगह के हेड पोस्ट पे जो है, जैसे आपके गवर्नर और आपके चीफ मिनिस्टर जो भी हैं याद होने चाहिए। ठीक है, ये सब भी प्रश्न बड़े कॉमन लगते हैं, लेकिन एमटीएस परीक्षा में पूछे जाते हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल की बात करते हैं। आइए देखिए कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल है और कहाँ पर स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। अरब तो अरब प्रायद्वीप में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। कालाहारी जो है बोत्सवाना दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। थार मरुस्थल जो है उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में पड़ेगा। अटकामा नहीं, आटाकामा भी इसको बोल सकते हैं, उत्तरी चिली में है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य को देखिए जो कि पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कोटोपैक्सी कैसी ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में है। नेक्स्ट है मृत ज्वालामुखी, जो है किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में है, तो मृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है फ्यूजियामा में है, जापान में। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है प्रशांत महासागरीय पेटी का है। ज्वालामुखी रहित महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी जो है ज्वालामुखी नहीं है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या है? तो स्ट्रोम्बोली है। विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो मौना ओला है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। तो ये ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य याद रखेंगे। ये वाला जरूर याद रखिएगा कि कौन सा महाद्वीप है जो कि ज्वाला रहित है, ज्वालामुखी रहित है, मतलब वहाँ पे ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को ही कभी कभी ओसेनिया महाद्वीप के नाम से देता है, तो ध्यान रखेंगे। और कुल महाद्वीप के क्रम को याद रखेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि आपका यहाँ पर एशिया वाला भाग है, सबसे नंबर 1 पे एशिया आता है। यहाँ पर आपका अफ्रीका आ जाएगा। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, फिर दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा आपका। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होता है? उत्तरी अमेरिका 3rd नंबर पर, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका 4th नंबर पर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आएगा अंटार्कटिका होता है 5वें नंबर पर। यूरोप को लेंगे तो यूरोप 6ठे नंबर का आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया होता है जो कि आपका 7वें नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे 7 महाद्वीप याद रखेंगे। सबसे बड़ा कौन? एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया महाद्वीप। ये सभी हमारे 7 महाद्वीप हैं, और महासागर हमारे 5 हैं, याद रखेंगे। ये आपका प्रशांत महासागर है, ये यस के आकार का यहाँ पर क्या होता है? अटलांटिक महासागर होता है, ये पूछा जाता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। इसके लिए मैंने पहले भी क्लासेस दी हैं और आपको मैप के माध्यम से बताया था। आइए आगे देखते हैं। प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में जानिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आइए देखिएगा, जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। देगा कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? हरित, नीली, पीली या रजत? तो पता होना चाहिए कि मत्स्य यानी मछली से संबंधित कौन है? नीली क्रांति है। तिलहन से संबंधित कौन सी है? तो पीली क्रांति है। अंडा उत्पादन से संबंधित रजत क्रांति है। रजत मतलब चांदी होता है, और अंडा भी सफ़ेद रंग का होता है, तो इसे लिंक करके याद रखेंगे कि अंडा उत्पादन से क्या संबंधित है? तो रजत क्रांति।
आलू गोल होता है, गोल तो होता नहीं है, इस तरीके से किसी तरीके से भी हो सकता है, पर हम याद रखने के लिए मान सकते हैं कि आलू गोल है, तो इस वजह से आलू उत्पादन के जब बात होगा तो आप बात करेंगे गोल क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक से, ठीक है। और लाल क्रांति जो है मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। आइए यहाँ पे देखिएगा, चट्टानों का वर्गीकरण डायरेक्ट पूछा जाता है। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलते हैं। आइए समझिएगा, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायरोमाइट ये किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो आग्नेय चट्टानें हैं। सबसे पहले जानिए कि चट्टानों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा कायांतरित चट्टान और तीसरा अवसादी चट्टान। तो जो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायरोराइट हैं, ये सभी आग्नेय चट्टान होते हैं। अगला देखें तो नीस यानी ग्रेनाइट से बनता है। संगमरमर जो है चूना पत्थर से। क्वार्टाजाइट जो है सिलिकॉन से। ग्रेफाइट जो है कोयले से बनता है। तो डायरेक्ट पूछेगा नीस, क्वार्टाजाइट या ग्रेफाइट ये किस प्रकार की चट्टानों से का रूपांतरण है या किससे बना है, तो कायांतरित प्रकार की चट्टानें हैं। उसी प्रकार से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला किस प्रकार का है, तो वो है हमारा अवसादी चट्टान है, ठीक है। चट्टानों का वर्गीकरण और ये नाम एग्जाम्पल में याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड अगर प्रश्न हमें पूछे जाते हैं तो यहाँ से ही शुरुआत इसकी होती है। तो 1857 की क्रांति में हमें क्या चीज़ें जाननी है। आपको पता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, जब मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी गई थी, उसके बाद जो है अलग अलग जगह से इस क्रांति का उदय हुआ और अलग अलग जगह से उठी थी, लेकिन हर जगह के सेना नायक या सेनापति अलग अलग थे। तो जहाँ पे जिसका नेतृत्व था उसको आपको जाना है। अंग्रेजों का भी उसको दबाने के लिए कौन अंग्रेज वहाँ पर शामिल था और कौन से भारतीय सेनापति शामिल थे, किस राज्य में कौन थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे देखते हैं बिहार में कौन थे, तो कुंवर सिंह के द्वारा बिहार का नेतृत्व किया जा रहा था 1857 की क्रांति में। बेगम हजरत महल ने कहाँ का नेतृत्व किया, तो लखनऊ का। और नाना साहब एवं तात्या टोपे ने कानपुर का। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली और लियाकत अली जो है इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज। अजीमुल्ला कहाँ से नेतृत्व किया, फतेहपुर। और खान बहादुर खान जो है बरेली से इसका नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। देखिए जैसा मैंने बताया ना कि अगर आप इसको रिवीजन के तौर पे क्लास लेंगे तो आपको बहुत ही यूज़फुल होगा, लेकिन कोई नया कैंडिडेट जिसने कभी पढ़ा ही नहीं 1857 की क्रांति, तो उसके लिए तो बहुत अजीब चीज़ होगी ना कि ये क्या है। तो इसी वजह से मैंने बताया कि हो सकता है कोई नए अभ्यर्थी हो तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, पर एग्ज़ाम में तो प्रश्न बनते ही हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति जो थी, ब्रिटिश सेनापति, जैसे मैंने बताया ना, जैसे बिहार में कुंवर सिंह थे भारतीय सेनापति, तो ब्रिटिश सेनापति कौन था, तो विलियम टेलर, या दूसरा नाम आएगा तो विंस्टेयर आयर। जो आपके भारतीय सेनापति थे उनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लखनऊ में कौन था, तो कैंपवेल था। कानपुर में भी कैंपवेल था। झांसी में ह्यूरोज ने ही कहा था महारानी लक्ष्मीबाई के लिए कि पूरे चूँकि ये बहुत वीरतापूर्वक लड़ी थी, तो उस वजह से कहा था कि मतलब उनको मर्द की उपाधि एक तरीके से दिया था कि वही पूरे लड़ाई में एक मर्द थी जो कि झांसी की रानी थी। आगे देखेंगे दिल्ली में कौन था, निकोलस या हडसन। इलाहाबाद में जो था जनरल नील था। फतेहपुर से जनरल रेंडर्स थे। आगे देखेंगे तो 1857 की क्रांति के विद्वान, मतलब जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसको विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। किसी ने कोई कारण बताया विद्रोह का, किसी ने कुछ बताया, लेकिन कुछ कारण हैं जिससे प्रश्न बनते हैं। जैसे किसने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है सैनिक विद्रोह है, तो कहा था सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। दूसरा पूछा जाएगा कथन, भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को किसने कहा था, तो वीडी सावरकर ने कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध 1857 की क्रांति को किसने कहा, तो टी.आर. ह्यूम ने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी 1857 की क्रांति को, तो जेम्स आउट्रम और टेलर ने दी थी। और 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, तो बेंजामिन डिजरायली ने कहा था। न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के बारे में यह कथन किसका है, तो R.C. मजूमदार का है। R.C. मजूमदार ने का जो ये कथन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड है, ध्यान से फिर से पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए,
अब हम यहाँ बात करेंगे जो सिंधु सभ्यता थी, जहाँ पर आप हिस्ट्री में प्राचीन जब पढ़ते हैं तो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, वहाँ पर कई तरीके की खोज की गई। तो किस नदी पर कौन सी खोज की गई और उत्खननकर्ता कौन थे, यहाँ से प्रश्न बनता है। ईयर नहीं भी याद होगा तो चलेगा, लेकिन आप किस नदी के किनारे, जैसे हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे पाया गया, तो रावी नदी। इसकी खुदाई किसने की, उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी। कब की थी, 1921 में। सन एक बार नहीं याद होगा तो चलेगा, लेकिन नाम मतलब उत्खननकर्ता का नाम, नदी का नाम और स्थल का नाम याद होना चाहिए। पहला याद रखिएगा 1921, क्योंकि जब कोई चीज़ शुरू होती है तो याद होना चाहिए वो सन, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी। हड़प्पा अभी वर्तमान पाकिस्तान में आपके रावी नदी के तट पर था, किनारे था, और दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था 1921 में। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो सिंधु नदी के तट पर है, किनारे है, और रखाल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन करता है। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे है, बीवी लाल एवं बीके थापर थे। चंद्रहुदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, गोपाल मजुमदार जो है इसके उत्खनन करता है। लोथल जो है गुजरात में है, भोगवा नदी पर है, और रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया था। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है, सतलज नदी किनारे। यज्ञदत्त शर्मा ने जो है इसका उत्खनन किया था। ठीक है, याद रखेंगे। प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ, देखिए बौद्ध संगीति और जैन संगीति दोनों हुई थी। 4 आपकी बौद्ध संगीतियाँ थी और 2 आपकी जैन थी। जैन वाली तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बौद्ध की जो संगीति हुई थी, मतलब एक संगीति का मतलब आप समझ सकते हैं कि सम्मेलन टाइप का हुआ था। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। तिथि नहीं याद रहेगी तो भी चलेगा। याद इसमें क्या रखना है कि जो पहले ऐसे पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में और कहाँ हुई थी, तो आपको स्थान और शासन काल के समय जो मतलब हेड रहते थे उस समय के, उनका नाम याद रखना है। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो राजगिरी में। किसके समय में, अजातशत्रु के समय में। द्वितीय कब हुई थी, वैशाली में हुई थी, काला अशोक के समय में 383 ईसा पूर्व में। तृतीय जो है हुई थी 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। प्रथम कब हुई थी, तो ईस्वी आ चुका था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडलवन यानी कश्मीर में, कनिष्क के समय में हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उस समय कौन शासक था या किसका काल चल रहा था, तो अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क। याद रखेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में। जैन संगीति की बात करें तो पहला याद रखिएगा केवल, तो भी चल जाएगा आपका, कि पाटलिपुत्र में हुआ था पहला। स्थूल भद्र जो है अध्यक्ष थे, और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासन में थे, शासनकाल उनका था, शासक थे। आगे बात करेंगे प्रमुख समितियां या योजनाओं की बात, आयोग की बात करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है ऐसे कि नानावटी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो कुछ आयोग थे बने उस समय, या समिति कह लीजिए, किसी मुद्दे को लेके बनाए जाते थे जो कि इम्पॉर्टेंट हो गए और उसको याद रखना है। ठीक है, तो नानावटी आयोग किससे संबंधित है, तो गोधरा कांड से। लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है, तो बाबरी मस्जिद से। फुकन आयोग किससे संबंधित है, तो तहलका टेप कांड से। व्हिटले कमीशन किससे संबंधित है, तो श्रम से। जैन आयोग संबंधित है राजीव गांधी हत्या से। हंटर आयोग किससे संबंधित है, जलियांवाला बाग कांड से संबंधित है। नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है, वित्तीय बैंकिंग सुधार से। ज्ञान प्रकाश समिति किससे संबंधित है, तो चीनी घोटाले से। रंग राजन समिति किससे संबंधित है, तो भुगतान संतुलन से। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है, तो कर सुधार से संबंधित है। ठक्कर आयोग किससे संबंधित है, तो इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे बलवंत राय मेहता किससे संबंधित, तो पंचायती राज व्यवस्था से। सत्यम समिति किससे संबंधित है, वस्त्र नीति से। नरेश चंद्र समिति किससे संबंधित है, तो एविएशन सेक्टर से। श्री कृष्ण आयोग किससे संबंधित है, तो मुंबई दंगा से, मतलब 1993 में हुआ था, उससे संबंधित है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। गोईपोरिया समिति जो है बैंकिंग सेवा सुधार से। और जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। देखिए, अगर आपको जैसे आपको जानना है कि इंदिरा गांधी हत्याकांड के बारे में, अगर आप सर्च करेंगे जब गूगल पे, तो ठक्कर आयोग उस समय गठित किया गया था, तो उसमें आपको सारी डिटेल आएंगे। जिसको बहुत उत्सुकता होगी इसके बारे में जानने की कि इसमें क्या था, जैसे एविएशन सेक्टर में क्या है, मुंबई दंगा क्या था, तो बाद में एग्जाम जब आपके कंप्लीट हो जाए और जब आप फ्री रहें कभी, तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक, पर अभी हमको आयोग और उससे जुड़े कांड या जो भी चीज़ें हुई थी उसको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं।
प्रमुख भारतीय दर्शन, जैसे पूछा जाता है जो न्याय दर्शन है उसके संस्थापक कौन है, तो कौन है, महर्षि गौतम है। महर्षि गौतम किसके संस्थापक है, तो न्याय दर्शन के। सांख्य दर्शन के कौन है, महर्षि कपिल है। मीमांसा दर्शन के कौन है, महर्षि जैमिनी। योग दर्शन से सभी लोग परिचित हैं, महर्षि पतंजलि। पतंजलि से तो इसलिए लोग ज़्यादा परिचित हो गए जब से आपके रामदेव बाबा जो हैं योगा का ऐड आने लगा, फिर उनके कई प्रोडक्ट आए, पतंजलि के नाम से स्टोर खुले, तो आपको ये नहीं भूलेगा कि योग से संबंधित क्या है, तो पतंजलि। वेदांत दर्शन जो है महर्षि बादरायण है। और लिंगायत दर्शन जो है किससे संबंधित है, महर्षि वासवराज से। और वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है, तो महर्षि कणाद या जो है उनका नाम क्या है, उल्लूक से संबंधित है। तो जितने भी मैंने आपको अभी यहाँ पे फैक्ट दिए, इम्पॉर्टेंट आपको एरिया से क्वेश्चन दिए हैं, इसको पढ़िए, 2 बार कम से कम पढ़िए, आपको दोबारा PDF नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वैसे इस PDF को मैं अभी टेलीग्राम पे भी आपको दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इम्पॉर्टेंट है ये सभी एग्ज़ाम के लिए। हाई कोर्ट के भी आपके एग्ज़ाम बस आने ही वाले हैं, जल्द ही आपके विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो जितने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए हैं कैंडिडेट्स, वो आप लोग के लिए बेहतर है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ से बेहतर कुछ नहीं है, सुनहरा अवसर है वो। उसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये आपके अभी के एग्ज़ाम के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप पढ़ाई कंटिन्यू करिए, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।